नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर आ रही है गुरुग्राम से। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल को आज सुबह तहस नहस करने की कोशिश की गई। इस मेक शिफ्ट अस्पताल को चलाने वाले हेमकुंड फाउंडेशन ने रामा टेंट हाउस और स्थानीय गुंडों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, जिन्होंने अस्पताल के पर्दे, बेड और बाकी सामान को नुकसान पहुंचाया। घटना के वक्त अस्पताल में कोई मरीज भर्ती नहीं था। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वहां पर कुछ घंटों पहले एक अस्पताल चल रहा था। यहां पर बहुत से लोगों की जान बचाई गई जिस वक्त सारी सरकारें फेल हो गई। यहां पर हेमकुंड फाउंडेशन अपना एक अस्पताल चला रहा था और आप देख सकते हैं अब यहां पर सिर्फ खंडहर हैं, ये टूटे हुए बेड्स हैं, ये टूटे हुए ऑक्सीजन स्टैंड्स हैं और फटे हुए पूरा टेंट है यहाँ पर जो लगा हुआ था। और यहाँ पर सुबह आकर के कुछ गुंडों ने तोड़फोड़ की है, मारपीट की है और हालात ये हो गए हैं कि हेमकुंड फाउंडेशन जो लोगों की जान बचा रहा था उस दौर में जब ऑक्सीजन की कमी थी पूरे इलाके में, गुड़गांव में, दिल्ली में, लोग यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे थे आके फूड पैकेट से। अब ये पूरा जो उनका सेटअप था उन्होंने खाली कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि उनकी जान पर बनाई है। हरतीरथ है हेमकुंड फाउंडेशन के हमारे साथ। हरतीरथ, हुआ क्या था? सुबह करीब 8 बजे ये गुंडे जो थे, लोकल गूंस, ये लोग आए। जनरेटर, पहले एवरीथिंग वाज प्लान, सारा कुछ प्लान था। पहले इन्होंने जनरेटर लेके गए ताकि कैमरा डिस्कनेक्ट हो जाए सारे। जैसे कैमरा डिस्कनेक्ट हुए और लोग आए फॉर्च्यूनर्स में भर भर के। देवर अबाउट पूरा पार्किंग स्पेस हमारा भरा हुआ है जो कभी नहीं हुआ है। तो यू कैन इमेजिन इतने सारे लोग अगर लेकर आए हैं। एक के पास गन भी थी, आर्म्ड है। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने रोकने की कोशिश भी करी बट आर्म्ड है। तो सारी हमने वुमेन वॉलंटियर्स को हम लेकर गए एंड तोड़फोड़ शुरू हुई। तो आप देख ही सकते हो टेंट सारे इन्होंने फाड़े हैं। हमारे होर्डिंग्स भी फाड़े हैं जानबूझकर। वॉलंटियर्स देवर उन्होंने तोड़ दिया। हाँ, तो अब देखो वॉलंटियर्स जब उनके सामने रो रहे थे, देवर सो इमोशनल, वो रो रहे हैं कि हमारे होर्डिंग्स भी आप फाड़ रहे हो जानबूझकर। हम कह रहे साइड में रख दो, सो हम एक्चुअली रीयूज़ कर सकते हैं बट फाड़ा गया सब कुछ। इलेक्ट्रिसिटी काटेगी ताकि अपने आप ही बाहर आ जाए। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों, कौन लोग थे और क्या मोटिव क्या था कि आप लोग तो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, कि कोई आकर के जो सेवा कर रहे हैं लोगों की जान बचा रहा है, तो कोई क्यों चाहेगा कि इसको तोड़ फोड़ के आप लोगों को भगा दिया जाए? क्या मोटिव क्या लग रहा है? अल्टीरियर मोटिव है, कुछ नहीं कह सकते। क्या इरादा है इनका? पहले भी डेथ थ्रेट आई थी तो हमें नहीं पता कि इतना ये बढ़ जाएगी बात। अब आज तो मुंह पे डेथ थ्रेट मिली है। ये यहाँ पर ये जो पूरा ये टेंट हाउस है, ये रामा टेंट हाउस का है। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि रामा टेंट हाउस जहाँ पर ये जमीन है, वो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें? उन्हीं का टेंट हाउस है, उन्हीं के बंदे अभी टेंट आपके सामने ही सारा हटा रहे हैं। अच्छा, तो आपने क्या इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था? इनको पैसे दिए हुए थे आपने? 3.5 लाख रुपए 2 महीने के लिए दिए थे हमने। एंड काफ़ी जेंटलमैन की तरह इन्होंने किया कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बट जो लोग पावर में हैं, पता नहीं कौन है, मैं नाम लूँगा तो मेरे ऊपर बात आएगी। तो हाँ, यही सिचुएशन है। आपसे कह रहे हैं आप खाली कर दो, यहाँ से जाओ। प्रॉपर लड़ाइयाँ हो रही हैं। जब भी हमारा कोई बंदा जाता है वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, धमकियाँ मिलती हैं, हमें मैन हैंडल करके पकड़ के साइड में ले जाते हैं। अब आप यहाँ से खाली कर रहे हैं? खाली करके होपफुली वील बी बैक स्ट्रॉन्गर। हम सेवा करते रहेंगे, सेवा को कोई नहीं रोक सकता। ना सेवा मैं कर रहा हूँ, ना को ऊपर वाला करा रहा है, तो सेवा नहीं रुकेगी। दैट्स नॉट वी आर वरीड अबाउट। क्या नाम बता सकते हैं कौन लोग थे? सर, मैं नाम बताऊंगा तो मेरे ऊपर यू माइट नॉट इवन सी मी। डर लग रहा है कि वो आपकी जान पर बन सकते? ज़रूर, बिकॉज सब पावर में। हम सेवादार हैं यहाँ पे। हम सेवा ही करेंगे बट उनका कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। तो आप हालत समझ लीजिए, हरतीरथ नाम नहीं लेना चाहते हैं। पहचानने के बाद उनको लगता है अगर नाम लिया तो शायद वो जिंदा ना बचे, यहाँ तक वो कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई होगी। आप देखेंगे पीछे यहाँ पर गुड़गांव पुलिस भी पहुँच चुकी है, उनके एसएचओ हैं, यहाँ पूछताछ कर रहे हैं। और लेकिन दुखद बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई, यहाँ से बहुत सारी सेवा हो रही थी, लोगों को फूड पैकेट्स पहुँचाए जा रहे थे, कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, सब कुछ था। लेकिन अब ये पूरा टेंट, ये पूरा जो अस्पताल था कुछ घंटों पहले, अब ये सिर्फ एक खंडहर बचा है। यहाँ से लोग सारा सामान शिफ्ट करके जा रहे हैं, नई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर जाके नया अस्पताल बनाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इनकी स्पिरिट, जो इनकी भावना है, वो यही है कि यहाँ से उनको भगा दिया जा रहा है लेकिन जहाँ भी जाएंगे वो लोगों की सेवा करते रहेंगे और जल्द गुड़गांव में ही कहीं जगह लेकर के वापस से अपना हॉस्पिटल बनाएंगे और लोगों की सेवा जारी रखेंगे। गुड़गांव में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
रामा टेंट हाउस के मालिक का कहना है कि अब वहां कोई मरीज नहीं है, इसलिए वो ये जगह खाली कराना चाहते हैं। हमने आप लोगों के साथ कोई बुरा कर दिया क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट जगह देके सर, मैं कुछ फ्री ऑफ, तो फिर आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो? 6 दिन से आपको कह रहे हैं खाली कर दो। 6 दिन से कल और ये जो है ना, ये जो क्लियर कर रहे हैं आपको कोविड के लिए दिया था, ये सर आए हैं और ये गोडाउन के लिए नहीं दिया था कि आप यहाँ पर आके गोडाउन करो। अब आप इनका वो देख लो, बैग सुबह की वीडियो मिट्टी जली हुई थी, इतनी बड़ी मिट्टी, ये भी जैसे एक मिट्टी। हाँ, वो ये इन्होंने कहा भी था कि हम शाम को 6 बजे तक क्लियर कर देंगे। गुड़गांव के बादशाहपुर एसडीएम का कहना है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उन पर एक्शन लिया जाएगा। कोई पेशेंट तो नहीं था, लेकिन कोई रिटर्न में भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो अभी इनको हटाने के लिए टाइम देने के लिए मैंने बोल दिया। सर, ये लोगों का इनका ये भी कहना है कि सुबह यहाँ तो थोड़े कुछ लोग गन्स ले होके अंदर आए। हाँ, वो पुलिस को बोल दिया है, एसएचओ साहब को, उसकी कार्रवाई एसएचओ करेंगे। सर, कोई एक्शन भी लिया जाएगा कि अचानक ही जनरेटर्स की बिजली काट दी गई, पर्दे फाड़ दिए गए यहाँ पे, क्या उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? जो भी ये लिखवाएंगे उसके खिलाफ जो भी है एक्शन वो पुलिस का। कोरोना के कारण स्थगित की गई महाराष्ट्र 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आज सीएम उद्धव ठाकरे के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में इस संबंध में ये निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र सहित कुल 8 राज्यों में 12वीं की बोर्ड परीक्षा को अब तक रद्द किया जा चुका है। सुनील सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, क्या इसी को देखते हुए अब महाराष्ट्र, जिसने पहले पोस्टपोन किया था, उसने अब रद्द कर दिया है? कादम्बरी, देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही इस बात की एक मंशा अपनी जताई थी कि वो विद्यार्थियों को, छात्रों को संकट में नहीं डालना चाहते हैं। तो एक सूर यहाँ पर बन चुका था कि रद्द हो सकती है। इंतजार हो रहा था केंद्र सरकार का, और जब केंद्र सरकार ने परीक्षाएं रद्द कर दी सीबीएसई की, तो उसके बाद बुधवार को जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो उसमें एक मत से राय दी गई थी कि परीक्षाएं 12वीं की यहाँ राज्य में भी रद्द होनी चाहिए। उस दौरान जो वर्षा गायकवाड़ हैं स्कूली शिक्षा मंत्री, उन्होंने बताया था कि हमने जो फाइल है वो डिजास्टर मैनेजमेंट को, आपत्ति व्यवस्थापन जो विभाग है उसको दे दिया है, वो उस पर फैसला लेंगे। तो आज जो है आपत्ति व्यवस्थापन विभाग के उसके जो मंत्री हैं मदद और पुनर्वसन के, विजय वडेट्टीवार, उन्होंने घोषणा की कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य में रद्द कर दी गई हैं, परीक्षाएं नहीं होगी। हाँ, लेकिन आगे एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होगा या फिर इनका मूल्यांकन कैसे होगा, इस पर अभी भी उन्होंने स्पष्टता नहीं दी है। उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जी सुनील, आप बने रहें और अगली खबर में भी हम आपके पास आएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य असल में महाराष्ट्र है, जहां पर हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अनलॉक की 5 स्तरीय रणनीति बनाई है। अब क्या ये रणनीति है, हमें सुनील सिंह बताएंगे और सीधा हम सुनील के पास ही चलते हैं। सुनील, ये 5 स्तरीय रणनीति क्या है? देखिए, जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए थे और उसका आर्थिक तौर पर बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि जो संक्रमण के जो मामले आए थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब बहुत तेज़ी से कमी आई है। तो इसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट से आपत्ति विभाग के मंत्री जो मदद पुनर्वसन के विजय वडेट्टीवार ने अभी कुछ देर पहले इसकी घोषणा की है कि मीटिंग करके ये तय किया गया है कि 5 स्तरीय एक रणनीति बनाई जाएगी और उसमें धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया की जाएगी। और उसमें जो लेवल 1 है उसके लिए 5% पॉजिटिविटी रेट तय किया गया है कि जिस भी जिले का, शहर का 5% पॉजिटिविटी रेट कम होगा 5% से, उसे लेवल 1 में रखा जाएगा और उसमें सभी तरह की छूट दी जाएगी। उसमें कार्यालय में पूरे स्ट्रेंथ के साथ लोग आ सकते हैं, सिनेमा हॉल खुल सकते हैं, थिएटर खुल सकते हैं, जिम खुल सकते हैं, सैलून खुल सकते हैं, इन सभी की छूट उसमें दी जाएगी। तो उसमें अभी फिलहाल 18 जिले आ रहे हैं, जिसमें कि ठाणे, मुंबई के बगल में हम कहें तो वो भी उसमें शामिल है। लेकिन जहाँ तक अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी जो औसत है वो 5 से ऊपर है और इसीलिए मुंबई सहित 5 कुछ ऐसे जिले हैं जिनको कि लेवल 2 में रखा गया है। लेकिन लेवल 2 में कितनी छूट है, किस स्तर की रहेगी, ये अभी थोड़ा सा उसका अभी साफ होना बाकी है। लेकिन इतना उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोकल ट्रेन अभी नहीं खोलने जाने वाली है, लोकल ट्रेन के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो
5 लेवल हैं, सभी की हर शुक्रवार को समीक्षा की जाएगी और जो भी पॉजिटिविटी रेट के जो लेवल तय किया गया है उसके तहत जो भी कम ज़्यादा होंगे उनको उस तरह से उसमें समाहित किया जाएगा और वैसी छूट दी जाएगी। और सुनील, बहुत संक्षिप्त में एक जवाब चाहेंगे, ये लेवल 1 में जहां पर सब कुछ खोला जा रहा है, ऐसा उन्हीं देशों में देखा गया है जिन्होंने वैक्सीनेशन अपने पूरे पॉपुलेशन का पूरा कर लिया है। फिर यहां पर वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है जो इस तरह का बड़ा फैसला लेवल 1 के लिए लिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है आपकी टीकाकरण की, तो उसमें लगातार महाराष्ट्र की तरफ से नाराजगी जताई जाती है कि टीका जो है बराबर उपलब्ध नहीं है। और आज भी अगर हम आपको बताएं तो सरकारी और खास करके बीएमसी का टीकाकरण केंद्र आज बंद है क्योंकि टीका उपलब्ध नहीं था, ये घोषणा कर दी गई थी। तो आप समझ लीजिए कि जब मुंबई शहर और आसपास के इलाके हैं तो जो इंटीरियर हैं, खास करके ज़्यादातर जो लेवल 1 में आ रहे हैं 18 जिले, उसमें टीकाकरण पर्याप्त मात्रा में तो नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन इससे ये हम मान सकते हैं कि टीकाकरण जो इसमें ज़्यादा हो गया है उनको वो क्राइटेरिया में नहीं है। क्राइटेरिया इनका यही है कि जहाँ पर भी पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 25% के करीब है, उन्हीं जिलों को इसमें छूट दी जाएगी, लेवल 1 में रखा जाएगा और वहाँ पर सब कुछ अनलॉक कर दिया जाएगा, ये बताया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सुनील बता रहे थे कि टीकाकरण जो है उस स्तर का नहीं हुआ। असल में मुंबई में बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के कुल 344 टीका केंद्र आज बंद हैं। बीएमसी ने कल रात ही इस बारे में ट्वीट कर बता दिया था। बताया ये जा रहा है कि टीके की कमी के चलते हर उम्र वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान आज रोकना पड़ा है। आज मुंबई में टीकाकरण की प्रक्रिया नहीं हो रही है। जहां पे भी बीएमसी रन और स्टेट रन वैक्सीनेशन सेंटर्स है, वहां पे आज टीकाकरण की प्रक्रिया नहीं हो रही है। बीएमसी ने कल रात को एक ट्वीट रिलीज कर ये कहा है कि आज के दिन यानी कि गुरुवार के दिन कोई भी टीकाकरण नहीं होगा। जो भी सरकारी रन वैक्सीनेशन ड्राइव है वहाँ पे जैसे कि टीके पूरी तरह से मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से ये वैक्सीनेशन ड्राइव को कुछ टाइम के लिए रोका गया है। हालांकि बीएमसी का कहना है कि आज रात तक टीके आ सकते हैं उनके पास और इसीलिए कल यानी शुक्रवार के दिन से ये प्रक्रिया वापस से शुरू हो सकती है। लेकिन अभी हम जहाँ पे मौजूद है बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में, आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी आया नहीं है क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे टीकाकरण का प्रक्रिया आज नहीं हो रही है। और बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर के साथ साथ ही मुंबई में ऐसे 340 के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर्स है जो कि बीएमसी रन और स्टेट गवर्नमेंट रन वैक्सीनेशन सेंटर्स है और वहाँ पे भी कोई भी आज टीकाकरण नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव में रुकावट आई थी क्योंकि बीएमसी के पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये जो तीसरी लहर की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें वैक्सीनेशन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है वो तीसरी लहर आने से पहले। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं बार बार बीएमसी का ये कहना है कि उनको डोज नहीं मिल रहा है और इसीलिए वो प्रक्रिया रुक रही है। और बीएमसी इसके लिए क्या कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास डोज आए। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक ग्लोबल टेंडर भी निकाला है और ग्लोबल टेंडर में काफ़ी विदेशी कंपनियों ने भी पार्टिसिपेट किया है जहां पे वो कहेंगे कि बाहर के जो डोज है वो बीएमसी को देने के लिए उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है। और बीएमसी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी स्क्रूटनाइज करके फिर फैसला लेगी कि कहाँ से कितने वैक्सीन वो लाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आज के दिन यानी गुरुवार के दिन बीएमसी के पास कोई वैक्सीन नहीं है और इसीलिए 340 के ऊपर जो बीएमसी और स्टेट रन सेंटर्स है वहाँ पे आज टीकाकरण का प्रक्रिया नहीं हो रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में कोरोना महामारी को नियंत्रण में करने के लिए लागू पाबंदी 15 जून तक बढ़ा दी गई है। सिर्फ सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत मिली है। लेकिन माहौल ऐसा बन गया है जैसे सब कुछ खुल गया हो। 1 जून से अचानक सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति कई जगहों पर देखने को मिली। आज सुबह के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। हालांकि अब इसमें थोड़ी कमी देखी जा रही है। इस बीच मुंबई के दाहिसर टोल नाके पर टोल टैक्स हटाने की मांग को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया है। मुंबई के दाहिसर से ट्रैफिक का हाल बता रहे हैं संवाददाता सुनील सिंह। मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सिर्फ दुकानों की छूट दी गई है सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक। लेकिन ऐसा माहौल बन गया है कि
जैसे जैसे लॉकडाउन बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, नतीजा यह है कि ट्रैफिक जो है इस तरह से हमें दिखाई पड़ रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने चेक नाकेबंदी के साथ इस तरह की व्यवस्था की है कि जो एम्बुलेंस है उनके लिए इस तरह से ग्रीन कॉरिडोर उन्होंने बनाया है ताकि एम्बुलेंस इस ट्रैफिक में नहीं फंसे। लेकिन आज अभी हम देखें तो बिल्कुल नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगाया है कोरोना के चलते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वाहन दिखाई पड़ रहे हैं। 2 से 3 घंटे लोग यहाँ पर ट्रैफिक में इस तरह से फंसे रहते थे और बताया गया इसकी वजह यह है, एक वजह यहाँ पर ये जो द्वार है ये मेट्रो के लिए तोड़ा जा रहा था वो क्रेन, दूसरी ये नाकाबंदी और तीसरा टोल। लेकिन फ़िलहाल ट्रैफिक कम करने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी को थोड़ा सा शिथिल किया है। हमारे साथ हैं यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो कि इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, सुरेश रोकड़े पुलिस निरीक्षक। सर ये बताइए कि बहुत ट्रैफिक की शिकायतें आ रही थी, बीजेपी की जो विधायक है उन्होंने यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन भी किया, क्या वजह थी और अब देख रहे हैं कि ट्रैफिक कम हो गई, तो क्या आप लोगों ने किया है? कोरोना के वजह से हम गवर्नमेंट का आदेश है कि जो अनावश्यक लोग फिर रहे उनके ऊपर कार्रवाई करना है, तो वो हम चेक करके उनके ऊपर कार्रवाई का IPC 188 269 के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो अनावश्यक लोग है, और उसके लिए फाइन भी उनके ऊपर भर रहा है। ये नाकाबंदी की वजह से वो पाबंदी कोविड के जो फैलाव हो रहा है उसका पाबंदी हो रहा है, और जो अनावश्यक लोग हैं उनके लिए वो अटकाव करने के लिए हम वो रास्ते पे नाकाबंदी कर रहा है। पुलिस के सामने दिक्कत यह है कि उन्हें लोगों की जांच भी करनी है कि जो बेवजह घूम रहे हैं वो बाहर ना निकले, कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी हो, लेकिन यातायात भी कुछ इस तरह से जाम ना हो कि लोगों को परेशानी हो जिनका कि जाना आवश्यक है। इसी दुविधा में पुलिस हालांकि जाँच करती रहती है। नतीजा ये होता है कि कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी दोपहर का वक्त है इसलिए उनका कहना है कि ट्रैफिक कम है, सुबह शाम ट्रैफिक जरा ज़्यादा ही बढ़ जाती है। कुछ देर पहले ही बीजेपी के जो स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उनकी मांग थी कि यहाँ पर जो क्रेन है जो तोड़ने के लिए काम कर रही थी वो क्रेन हटाया जाए, और टोल अगर बहुत जल्दी लंबी ट्रैफिक होती है तो टोल जो है माफ़ किया जाए। हालांकि अभी क्रेन वहाँ से हटा दी गई है, लेकिन बाकी सब काम सुचारू रूप से यहाँ पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण बहुत तेजी से फैला, क्योंकि जैसे ही मामले कम हुए लोगों ने सावधानियां बरतना कम कर दिया और उसके बाद रोज पॉजिटिव होने वाले लोगों की तादाद लाखों में पहुंचने लगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाया था उन पर इसका कम असर हुआ। तो अगर आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो अब देर ना करें। आपको और जागरूक करने के लिए हम गूगल के साथ लेकर आए खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता अस्पताल से। डॉक्टर अरविंद, बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर कोविड की रोकथाम के लिए डॉक्टर अरविंद जरूरी है कि सही सावधानियां बरती जाएं, तभी खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी हम बचा सकते हैं। कौन सी वो सावधानियां हैं जिन्हें आप कहेंगे कि हमेशा अपनाना है? जी नमस्कार, और मैंने सिर्फ ये प्रोग्राम में बोलने के लिए मास्क हटाया है। ये बहुत अहम सवाल है कि इस समय हम कोरोना की सेकंड लहर में थोड़े थोड़े नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसे हम अब कोरोना भाग गया। 2-3 बहुत अहम संदेश मैं देना चाहता हूं। सबसे पहला कि देखिए कोरोना यहां है और अभी कम से कम इस साल ये कहीं नहीं जा रहा है। नंबर भले ही कम हो, लेकिन 2021 के बचे हुए महीनों में आपको 2 चीजें बहुत अहम हैं। एक, कोरोना संयम यानी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरा वैक्सीनेशन। कोरोना संयम के 4 स्तंभ हैं। एक, मास्क को लगाना, जो या तो N95 मास्क हो जो मैंने लगाया हुआ था, या फिर डबल मास्क होना चाहिए जिसमें आइडियली अंदर एक सर्जिकल मास्क हो और ऊपर कपड़े का मास्क हो। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो दोनों कपड़े के हो सकते हैं, लेकिन नाक, मुंह और थोड़ी और साइड में पूरा कवर करिए, खाली उसको लटकाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हर समय जब भी घर से बाहर हैं, डबल मास्क लगाना पहला स्तंभ है कोरोना संयम का। दूसरा स्तंभ है फिजिकल डिस्टेंसिंग। मैं सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग कहूंगा। कम से कम 2 मीटर की दूरी रखिए, यह बहुत जरूरी है। तीसरा स्तंभ है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह वायरस एरोसॉल यानी हवा से भी फैलता है, इसलिए बंद जगहों पर यानी कि बंद कमरा जिसमें वेंटिलेशन नहीं है,
वहां एक से ज्यादा लोग अगर हों तो 100% दोनों लोग मास्क पहने और ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, और चौथा हैंड हाइजीन। ये चारों कोरोना संयम के स्तंभ हैं। अदिति जी। जी डॉक्टर अरविंद, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, जो लोग दफ्तर जा रहे हैं जब वो वापस अपने घरों में लौटते हैं तो उनके घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तब वो किस तरह की सावधानियां बरतें, ये भी बताएं। जी, सबसे पहले दफ्तर के लिए घर से निकलते ही आप मास्क लगाएं, सारा टाइम मास्क लगा के रखें, और खासकर से जब कमरों में दूसरे लोगों के साथ हो तो डबल मास्क और कम से कम 2 मीटर की दूरी जरूरी। जब आप शाम को लौटें, जूते घर से बाहर उतार दीजिए, मास्क को भी उतार के बाहर रखिए। घर आके बच्चों या वृद्धों को छुए ना, सबसे पहले बाथरूम में जाएं, कपड़े उतारें, उनको गर्म पानी में डाल दें, और उसके बाद आप अच्छी तरह से नहा के फ्रेश कपड़े पहन के फिर बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अदिति। और डॉक्टर साहब, अभी भी लोग थोड़ा डरे हुए हैं वैक्सीन को लेकर, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त वैक्सीनेट करने की ही है लोगों को। अदिति जी, कोरोना संयम के बाद वैक्सीन इसको रोकने का सबसे सक्षम तरीका है, और मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि कोई भी भ्रांति कि वैक्सीन से कोरोना हो जाएगा, नपुंसकता हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी, ये सरासर गलत है, झूठ है। वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, ये बीमारी को रोकती है, ये मृत्यु को रोकती है, हम सब ने इसका बेनिफिशियल इफेक्ट देखा है। आपको जो भी वैक्सीन जितनी जल्दी मिले तुरंत लगवाएं, और नियमों के अनुसार जरूर लगवाएं, ये हम सब की राष्ट्रीय ड्यूटी है। जी, ये तो हम तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि अब हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि फिलहाल कोविड कहीं जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ रहने की आदत डाल लेना है, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जो सावधानियां बताई, अगर आप वो बरत लेंगे तो कोविड आपको छू भी नहीं पाएगा। डॉक्टर अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। दिल्ली में आज कोरोना के 500 से कम नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 487 नए मरीज मिले हैं, जो कि 16 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम है। 24 घंटों में 45 मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में मौतों की संख्या भी 10 अप्रैल के बाद सबसे कम है। पॉजिटिविटी रेट में भी लगातार सुधार जारी है। बीते 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट 0.61% रही। फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन के बाद अब कोविड वैक्सीन कोविशील्ड बना रही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी यानी कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा की जिम्मेदारी से छूट की मांग की है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी है कि अदार पूनावाला की कंपनी ने सरकार से कहा है कि नियम सबके लिए एक होने चाहिए, चाहे कंपनी विदेशी हो या घरेलू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ डोज के लिए हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट करेगा। ये वैक्सीन अगस्त-दिसंबर 2021 से मेजर्स बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित और स्टोर की जाएगी और फेज 1 और 2 क्लिनिकल ट्रायल में हो चुका है। पॉजिटिव रिजल्ट दिखने के बाद बायोलॉजिकल ई को कोविड-19 वैक्सीन के लिए फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल चला रही है और बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन एक आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और अगले कुछ महीनों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। नेकवैक ने इसका रिकमेंडेशन दिया है, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो 1500 करोड़ की बात है एडवांस देने की बात, वो आज औपचारिक तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है। 2 डोज की वैक्सीन है बायोलॉजिकल ई की ये जो वैक्सीन है, और ये पहले भी बताया गया था कि अगस्त से दिसंबर के बीच में भारत के पास करीब 8 वैक्सीन होंगी, जिसमें जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, बायोलॉजिकल ई है, जाइडस कैडिला की वैक्सीन है, बीबी नेजल वैक्सीन है। तो इस तरह की वैक्सीन की मौजूदगी, करीब 8 वैक्सीन की मौजूदगी होगी और ये दावा किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि अगस्त से दिसंबर के बीच में 216 करोड़ डोजेस
वैक्सीन्स होगी इंडिया के पास। और उसी कड़ी में आज बायोलॉजिकल ई को लेके ये जो स्टेटमेंट आया है जिसमें फंडिंग की बात कही गई है, इसके बारे में अगर पुराने समय में बताएं तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शुरुआती असिस्टेंस इसको दिया था, न सिर्फ पैसे को लेके 100 करोड़ रुपए, बल्कि जो रिसर्च है उसमें भी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने मदद की थी इस वैक्सीन के डेवलपमेंट में। तो ये तमाम चीजें हैं और ये बताने के पीछे मकसद ये है कि जिस तरीके से संशय बना हुआ है वैक्सीन को लेकर, टीके की कमी को लेकर, उसमें अब ये बताया जा रहा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि धीरे धीरे वैक्सीन जो है उसकी मौजूदगी बढ़ेगी आने वाले वक्त में और टीका अभियान को तेजी उसमें लाया जाएगा। बिहार की नीतीश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण तेज करने के लिए वैक्सीन एक्सप्रेस गांव और कस्बों तक तो पहुंचा दिया, लेकिन गांव में लोग तरह तरह के बेसिर पैर के बहाने बनाकर टीका नहीं लगवा रहे। सहरसा जिले के ग्रामीण इलाके में बहुत कम लोग टीका लगवा रहे हैं। लोगों के बहाने भी अजीब हैं। कोई कहता है टीका लगने से बीमार पड़ जाएंगे या इसके बाद मौत हो जाती है, या फिर टीका लेने से शरीर शिथिल हो जाता है। लोग नपुंसक हो जाने तक के बहाने बना रहे हैं। टीकाकरण में जुटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को टीके के लिए लोगों को राजी करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिन भर में मुश्किल से एक टीम 10 लोगों को टीका दे पा रही है। सहरसा से हमारे संवाददाता कन्हैया ने रिपोर्ट भेजी है। क्या ना के मर गेले सुई ले क्या लोग न मरले कते न परेशान पड़ गेले, इलाज कते से गरीब लोग करे। एको गो नाम के बतेबे जे लोग मर गेले सुई ले से नाम कते बतावा बुझ चल के नाम जब एको गो नाम बतेबे हमर नाम एको गो नाम हम मर गेलिए के बाद यहां परेशानी पड़। अच्छा अही से टीका से डर रहल छियै। क्या परेशानी है? पहले दम्मा का बीमारी था, किनको ऊपर जा रहा था, किनको? मेरी मदर को। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने टीका लिया। हाँ। टीका लेने के बाद जो है ना, हाँ। तो फिर उसको बुखार आ गया। हाँ। बुखार आने के बाद 10 दिन बुखार रहा, 15 दिन 10 दिन बुखार रहा, 11वां दिन पूरा हो गया। क्या हुआ पूरा? मर गया। आपका कहने का मतलब है कि टीका ली इसीलिए मर गया? टीका लिया इसीलिए मर गया। वैक्सीन लेने से कोई भी दिक्कत नहीं है, सब दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वैक्सीन लिए, कहता है बुखार लगता है तो ज्वर होता है, कुछ सब कुछ नहीं है। हम लोग सब साथी मिल के लिए, किसी को कुछ नहीं हुआ, समझे ना। सबको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे उसको क्या कहना चाहेंगे आप? वो सब बेवकूफ आदमी है, सरासर बेवकूफ है। काहे सरकार इतना इंतजाम जो करके भेजा है, काहे के लिए भेजा है? यही लोग के लिए नहीं भेजा है। बोलते हैं नपुंसक हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम लोग का फसल काटने का समय है, हम लोग फसल काटने जाएंगे, हम लोग बेटा आंगनबाड़ी ये जो है यही लोग सहयोग कर रहे हैं। इन्हीं के सहयोग से हम लोग मतलब एक भाई मुश्किल हो जाता है खोलना। लोग जो है भांति भांति की बात बोल देते हैं, उससे कुछ बोलते हैं, जबकि हम बोलते हैं भाई हम मेडिकल टीम। क्या परेशानी आ रही है, क्या बोलते हैं लोग? लोग बोलता है ना कि जो ये इसको लेने से बीमार पड़ जाता है, लोग मर जाता है, ये कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन हम लोग कितना समझाएंगे? कोई राजनीतिक बात छेड़ देता है, हम वो सुनना नहीं चाहे। हम खाली बोलते हैं कि भाई हम मेडिकल टीम है, आपके हित के लिए आपके हित के लिए वैक्सीन लगवाते हैं, जो कि कोरोना वायरस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। उत्तर प्रदेश के इटावा में भी वैक्सीन से बचने के लिए लोग तरह तरह की तरकीबें अपना रहे हैं। वैक्सीन लगवाने से बचने के लिए एक बुजुर्ग महिला ड्रम के पीछे छिप गई। ये घटना मंगलवार की है। स्थानीय विधायक, स्वास्थ्य कर्मी यहां वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यूपी में अब तक सिर्फ 35 लाख लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं। झारखंड के खूंटी जिले में कोविड का सर्वे करने गांव में गई स्वास्थ्य सेविका और स्वास्थ्य सहायिका पर जानलेवा हमला किया गया। मंगलवार को तोरपा थाना क्षेत्र के उनकुदा गांव में राफेल कंडुलना नाम के शख्स ने स्वास्थ्य कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें ये लोग बाल बाल बच गए। इससे पहले एक स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट की गई और सर्वे बंद कर गाँव से वापस जाने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजस्थान में कोरोना के कारण करीब 500 से ज्यादा बच्चे अनाथ हो गए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि कई मामलों में बच्चों के माता पिता के डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण तक नहीं लिखा है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो कॉलेज में हैं। सवाल है कि ऐसे बच्चे अनाथ की श्रेणी में आएंगे या नहीं। इन सभी बच्चों को इस वक्त मदद की जरूरत है। नुपुर और नीलिमा के माता पिता की मौत कोरोना से इस साल मई में हो गई। दोनों नर्सिंग कर्मी थे और एक हफ्ते के अंदर चल बसे।
परिवार में अब सिर्फ एक दादी है जो खुद वृद्धा है और इन बच्चियों पर निर्भर है। लड़कियां 20 साल की है, निसहारा है, बेबस है, लेकिन उन्हें चिंता है कि उन्हें कोविड की श्रेणी से बाहर रखा जा सकता है। हमारी परवरिश के लिए अभी कोई भी नहीं है, हम 2 बहनें ही हैं अब जो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम दोनों ही अभी जॉबलेस हैं। मेरी सिस्टर की एजुकेशन अभी चल रही है, वो 2nd ईयर में है, तो गवर्नमेंट से यही है कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस को वो हम स्टार्ट करें, हमारी हेल्प करें। हम दोनों ही जॉबलेस है, पेंशन प्लान्स है, हमें दें जॉब जो जिसको भी मिलनी चाहिए दोनों में से, या तो दोनों को दें या जो बड़ा है उसको दें, ताकि सिस्टर की पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकें। उसकी एजुकेशन है अभी बाकी है 2nd ईयर में, तो हम बिल्कुल ही प्रॉब्लम में आ गए हैं। हमारा कोई भी नहीं है, ना हमारा बड़ा भाई है, हम दोनों ही अनमैरिड हैं अभी। 15 साल की आरती गुज्जर और उसका 9 साल का भाई, उनकी मां राम प्यारी की मौत कोरोना से हो गई। पिता कुछ साल पहले चल बसे थे। मां के इलाज के लिए रिश्तेदारों ने कर्ज लिया है। आरती अब बिल्कुल बेसहारा है और कर्ज चुकाना तो दूर की बात, उसे ये भी नहीं पता कि आगे अपने और अपने भाई का पालन पोषण कैसे करेगी। उनकी फिर मौत हो गई। गांव वालों से कर्ज लेकर भैया ने आगे का इलाज शुरू किया और हम दोनों भाई बहन की जिम्मेदारी भी भैया पे आ गई। कैसे भी करके भैया घर चला रहे हैं हमारा। मैं पढ़ना चाहती हूँ। राजस्थान अब तक ऐसे बच्चों का आंकड़ा जुटा रही है जो कोविड में अनाथ हुए हैं। उनकी गिनती 500 से अधिक पहुंच चुकी है। लगभग 500 के करीब आंकड़ा हमारे पास आया है और अभी और भी आंकड़े आने बाकी हैं। अभी हमारा सबसे पहला फोकस है कोरोना में जो बच्चों के माता पिता चले गए हैं, चाहे वो कई ऐसे भी मामले आ रहे हैं जिनके पिता फर्स्ट वेव में चले गए और माता 2nd वेव में चली गई, उनको भी हम इस कैटेगरी में रख रहे हैं। और अभी हमारा सबसे बड़ा ध्येय यही है, पिछले 1 साल का वो पूरा आंकड़ा आप हमको भिजवाए जो बच्चे अनाथ हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरह हुए हों, तो उसका भी एक अलग से हमारा सर्वे चल रहा है। लेकिन बच्चों के लिए सहायता हासिल करना अपने आप में चुनौती बन सकता है। लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो मेरी आपके साथ। हमने किड्स केयर वेलफेयर फंड क्यों बनाया कि वो बच्चे घूमते नहीं रहे, मेरे मदर फादर नहीं है, मैं फॉर्म कैसे भरूं। आजकल एक नया बुखार चढ़ गया, ऑनलाइन कीजिए। अरे ऑनलाइन मैं पढ़ा लिखा आदमी मैं नहीं कर सकता, ऑनलाइन करना हर व्यक्ति को नहीं आता। मैं आजकल रोज अफसर से लड़ता हूं। मैंने कहा पहले गलत बात, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखो। वो ढूंढते मुझे फॉर्म कहां भरना है। फॉर्म भरने के लिए बच्चों को लाइन में मत लगाइए, मदद करनी दीजिए घर पे जाकर। सहायता के लिए सरकारी लाल फीताशाही से हटकर इन बच्चों का हाथ सरकार को थामना होगा। अजमेर से संदीप टाक और बूंदी से हरीश आचार्य के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कानपुर में एक वांटेड अपराधी को पुलिस कस्टडी से भगाने के मामले में बीजेपी ने अपने नेता नारायण सिंह भदौरिया पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला मंत्री के पद से हटा दिया है। भदौरिया और उनके समर्थकों पर हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस कस्टडी से भगाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। भदौरिया समर्थकों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। यूपी पुलिस की टीम ने कल दोपहर मनोज सिंह को एक गेस्ट हाउस के बाहर से गिरफ्तार किया था, जहां बीजेपी नेता भदौरिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान भदौरिया और उनके समर्थकों ने मनोज सिंह को भागने में मदद की। कानपुर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक एक वीडियो से भदौरिया के वहां होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया। मनोज सिंह पर हत्या, रंगदारी और रेप सहित दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौत के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज फिर एक महिला समेत 3 व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि 22 लोग बीमार हैं।
पुलिस को आज सूचना मिली कि जवां इलाके में कई लोग जहरीली शराब पीने के बाद बीमार हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो कई लोग बेहोश मिले जो ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर थे। खबर के मुताबिक एक ट्रक में कुछ लोग शराब की पेटियां लाए थे और वहां नहर के पास फेंक कर चले गए। उसी शराब को मजदूरों ने पिया था। शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है। ईंट के भट्टे के मजदूरों के कुछ लोगों के तबीयत खराब होने की सूचना मिली, जिसपे पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची, जहां पर इनके द्वारा बताया गया कि पास में ही एक नहर है जिसके पास से जिसके अंदर कुछ पेटियां पड़ी हुई थी जिनको पीने से इनकी तबीयत खराब हुई। अभियुक्त ने डरकर यह जो पेटियां हैं इस नाले में फेंक दी थी और इन लोगों ने जो भट्टे के कर्मचारी हैं इन्होंने इस पेटियों को उठा के अपने साथ ले गए और इसका इन्होंने सेवन किया, जिससे संभवतः इनकी तबीयत खराब हुई है। आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।